बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, आज के नए सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन एक नए सब्जेक्ट के हवाले से है और सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट, और इसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आप कहते हैं और इसको फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या सिर्फ मैनेजमेंट के नाम से ही लेके चलेंगे। और जितने भी बिज़नेस डिग्रीज़ हैं, कॉमर्स की डिग्रीज़ हैं, लाइक एमबीए है, एमकॉम है, बीबीए है, एसीएमए है, इसके अलावा सीमा है, तो पिप्फा है, ये जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उसमें मैनेजमेंट का सब्जेक्ट बहुत अहमियत भी रखता है और फंडामेंटल सब्जेक्ट है, यानी इसके बगैर आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं होती जब तक मैनेजमेंट आपको नहीं पढ़ाई जाती। मतलब ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की डिग्रीज़ के हवाले से। तो इसकी एप्लीकेशन पे बात करें तो जो भी आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, बीबीए, एमबीए या फिर आईसीएमए, तो आपके लिए ये कोर्स जो है इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर आप अकाउंट्स और कॉमर्स के रेलेवेंट, जैसा कि लेक्चरर कॉमर्स है, बिज़नेस के रेलेवेंट कोई और जो पोस्ट है ग्रेड 17 की, 18 की, तो उसके लिए आपका समटाइम सब्जेक्ट जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव में भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऐड करता है। तो ये हर लिहाज से किसी भी एंगल से आपको ज़रूरत है मैनेजमेंट साइंसेस को गो थ्रू करने के हवाले से, तो ये कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। सो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, इसका पार्ट ए है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, और इसमें फर्दर जो हमारा चैप्टर है वो मैनेजमेंट डेफिनेशंस एंड फंक्शंस के हवाले से होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, मैनेजर पे बेसिक हम बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे चीज़ों में, क्योंकि हमने थारोली इन्हीं चीज़ों को कवर करना है और बहुत निटिग्रिटी में आगे चीज़ें चलेंगी। आज ही अगर हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को ओवरऑल क्लियर करने पे बैठ जाएं, मैनेजर के रोल को क्लियर करने पे बैठ जाएं, तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। हमने छोटे छोटे लेक्चर्स में तरतीब से चीज़ों को लेके चलना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट है क्या। नाम से भी ज़ाहिर है मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ, ये वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी आप बैठे हैं और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, इसके जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। सो किसी तरह से भी घर के मामलात में, अपने पर्सनल मामलात में, आप अपने ऑफिस के मामलात में, आप एक मैनेजमेंट की सीट पे बैठे हैं, टेक्निकल की सीट पे बैठे हैं, फिर मैनेजमेंट की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। घर के ज़रूरियात पूरी करने में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये वो सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली एक इंसान के अंदर एक नफासत लेके आता है, एक इंसान के अंदर क्वालिटी लेके आता है, उसके अंदर बेहतरी लेके आता है, उसको अंदर प्रोफेशनलिज्म लेके आता है। तो इस सब्जेक्ट को आपने बहुत इंटरेस्ट से लेके चलना है, समझना है। तो पहले बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एंड फंडामेंटल कंसेप्ट दैट इज़ क्रूशियल फॉर द सक्सेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक सक्सेसफुल है, दूसरी सक्सेसफुल नहीं है। और बेसिक अगर देखा जाए तो जो सक्सेसफुल होती है वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करती है, उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करती है, जो उसने अपनी गोल सेट की होती है उनको अचीव करने के लिए स्ट्राइव करती है, कोशिश करती है, लीड करती है, ऑर्गेनाइज करती है चीज़ों को, और फिर वो मूव करती है, तो अचीव करती है अल्टीमेटली। यानी कि एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में फ़र्क मैनेजमेंट का ही होता है। मैनेजमेंट क्या है? जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, उनको इस तरीके से लेके चलें कि आपकी चीज़ें एफिशिएंटली यूटिलाइज़ हों, जिनसे जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इन टाइम उनसे फ़ायदा उठाएं। इन इट इन्वॉल्व, मैनेजमेंट क्या है? इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग, ओवरसीइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी हमने टॉप ऑर्गेनाइजेशन बनना है पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की,
अब उसने ये गोल सेट कर ली। अब उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं या जितनी उसके पास मैन पावर है, स्किल रखने वाले जितनी अच्छा क्वालिटी का मटेरियल होगा, मशीनरी होगी, लोग होंगे, उतना ही वो बेहतर परफॉर्म करेगी। सो मैनेजमेंट का मकसद ये है, जो आपने गोल सेट किए है और आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना है और इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ को ओवरसी भी करना है, उनके अंदर एफिशिएंसी भी लेके आनी है, गोल पे नज़र रखनी है और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है और आपने यूनिट डायरेक्शन में मूव करना है। सॉरी। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट encompasses वेरियस फंक्शन, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट encompasses वेरियस फंक्शंस, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। इस मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस भी काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं और रूल्स भी हैं, जिनको वन बाय वन हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस पे। इसको मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, हालांकि इनके ऊपर एक एक पूरा हमारा जो है वो एक पार्ट होगा, प्लानिंग के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर, लीडिंग के ऊपर, कंट्रोलिंग के ऊपर। सो ये हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा इसको टच अभी कर लेते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। सबसे पहले तो है ये कि प्लानिंग है क्या, कि गोल जब आप सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं या डिटरमिन करते हैं कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कहाँ तक आपने पहुँचना है, तो सेटिंग गोल्स का मकसद है कि प्लान बनाना, और इसी एक्शन को प्लानिंग कहते हैं। अब जब ये प्लान आप कर लेते हैं तो आप रिसोर्सेज और टास्क को इस तरीके से तरतीब देते हैं और ताकि आप अपने प्लान्स की तरफ कैसे बढ़ सकें। आपको ऑर्गेनाइज़ करना होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाना चाहते हैं, दुनिया की टॉप 10 में से वो एक हो या दुनिया की टॉप 1 में से एक हो, तो उसके पास उसका गोल क्या है बता दिया कि ये प्लान है हमारा। अच्छा, तो उसके बाद आपने एरिया चूज़ करना है कि किस एरिया में आप ये काम करना चाहते हैं, वो भी आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको इस तरह के रेलेवेंट एक्सपर्ट लोग चाहिए, वो भी आपने चुन लिए। रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए वो भी आपने देख लिए। अब उनको आपने यूटिलाइज करना होता है। ये होता है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, कि स्टेप 1 पे क्या करना है, 2, 3, 4 अब हम मूव करेंगे। जब ये सारी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चीज़ों को, फिर आपने लीड करना होता है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू हो जाते हैं अपने सफ़र की तरफ। गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब लास्टली क्या होता है कि जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, आपने देखा होता है कि साल में हमने इस हद तक काम करना है या यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब आप एक्चुअली देखते हैं कि क्या आपने वो अचीव किया, अचीव कर लिया, ज़बरदस्त। अचीव नहीं किया तो फिर आप क्या करते हैं, मेजर्स लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे लैप्स हैं, जहाँ पे कहीं पे मसले आ रहे हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं और कंट्रोल करते हैं और उसको दोबारा पटड़ी पे लेके आते हैं, ताकि हम जिस प्लान के मुताबिक जिस मंजिल की तरफ जाना चाह रहे थे, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस सारे मेजरमेंट्स को कंट्रोलिंग कहते हैं। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद गोल्स एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक इंडिविजुअल है, उसके एक ही सुपरवाइज़र हो। ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल है, उसके 5 बंदे सुपरवाइज़ कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो वो सही काम नहीं कर सकेगा। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में से एक है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ईच एम्प्लॉय शुड हैव 1 डायरेक्ट सुपरवाइज़र। दूसरा क्या है? स्केलर चेन। इसकी स्केलर चेन होनी चाहिए, यानी कि आप जिस तरीके से एक लाइन लगाते हैं तो चेन जो है वो एक तरतीब से हो, यानी कि ऊपर अगर एक इंडिविजुअल है वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर को करता है, डायरेक्टर फिर आगे जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर उसको करता है। तो इस तरीके से स्केलर चेन होनी चाहिए। द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए कि जो जिसका काम उसी को साझे। अब जो टेक्निकल बंदा है, मशीन पे काम कर रहा है, उसको आप
मैनेजमेंट का काम पे ना लगाएं, बल्कि उसको उसकी टेक्निकल काम पे रहने दें। इसको कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। इसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 डिपार्टमेंट हैं तो सबका ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। एक का ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, दूसरे का कुछ और हो, तीसरे का कुछ और हो, बल्कि एक यूनि डायरेक्शन में हो, यूनिटी हो, सारा सबको पता हो कि हमने ये टारगेट अचीव करना है और हमारे पास ये टाइम है, हमने ये चीज़ें अपने एंड पे करनी है। तीसरे नंबर पे आ जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे एक मैनेजमेंट होती है जो बिल्कुल आप ये समझते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और साथ उसके डायरेक्टर्स होते हैं। ये टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है जो ओवरऑल गाइड कर रही होती है नीचे वाले मैनेजर्स को। आपने इस हद तक इतने दिनों में ये काम करवा लेना है, ये काम करवा लेना है, हमारा प्लान ये। उन प्लान बनाना और उसको अचीव करवाना, नीचे तक कम्युनिकेट करना जो वो चाह रहे हैं, इसको ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजन। दूसरे नंबर पे मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट होती है जिसने नीचे वाले जो वर्क फोर्स है, हमारे पास फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, नीचे वाले जो सुपरवाइज़र हैं, ये जो वर्कर्स हैं, उनके साथ और टॉप लेवल की मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कह रही है वो कम्युनिकेट करना नीचे, और नीचे जो हो रहा है वो ऊपर कम्युनिकेट करना, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो उसमें हेल्प करना, ऊपर वालों को भी नीचे वालों को। ये होता है मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट होती है। इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज़ एंड प्लान्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद फ्रंट लाइन मैनेजमेंट आती है जो लोअर लेवल पे जो काम कर रही थी, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़। अब आ जाती है बात, ये तो हमने थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली। अब हम देख लेते हैं मैनेजर। मैनेजर क्या है? ये वही शख्स है, अगर हम ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें कई सारे मैनेजर होते हैं। एक मैनेजर को एक एरिया दिया गया होता है कि यहाँ के मामलात को आपने संभालना है। उसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, उसने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो ह्यूमन फैक्टर्स है, जो आपके पास वर्क फोर्स है, उसको लिंक करना होता है उन मशीनरी को चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करने के लिए, और उनको मोटिवेट भी रखता है, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखता है, उनको गाइड भी करता है। ये सारे के सारे रोल्स जो होते हैं मैनेजर। तो मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजमेंट में एक इकाई की अहमियत रखती है। हर मैनेजर की अपनी अहमियत है। कोई भी मैनेजर जो होता है अगर किसी जगह पे लैप्स करेगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोलैप्स होने लगेगी, या वो जो अपने टारगेट उसने सेट किए हैं वो अचीव करने में कामयाब नहीं हो सकती जब तक हर मैनेजर अपनी इन चीज़ों को परफॉर्म नहीं करता। तो मैनेजमेंट के एंगल से मैनेजर को अगर देखें तो ये बड़ा एक अहम रोल रखता है, और इसको बहुत सारे आगे फर्दर इसने काम करने होते हैं एट अ टाइम। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजर ऐसा कौन सा शख्स है? अ मैनेजर इज़ एन इंडिविजुअल responsible for planning, organizing, leading and controlling resources within an organization to achieve its goals। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने फर्दर जो भी उसको एरिया दिया गया उसने भी प्लान फर्दर बनाने हैं कि मेरा ये 10 बंदों का ग्रुप है, मैंने एक पार्ट बनाना है किसी भी प्रोडक्ट का, जो फाइनल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो उसके बारे में वो भी प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, लीड करेगा और कंट्रोल करेगा। मैनेजर्स ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रोल्स मे वेरी अकॉर्डिंगली। अब ये डिपेंड करता है कि मैनेजर किस जगह पे काम कर रहा है, उस हिसाब से या उसका फंक्शन चेंज हो जाते हैं। जब हम इंटरपर्सनल रोल की बात करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व क्या करता है, लोगों के दरमियान में उसका जो रोल रहता है, इंटरेक्शन विद अदर्स, फिगर हेड कि एक सिंबल होती है जिसको वो सारे कंट्रोलिंग के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, और सारे उसकी बात मानते भी हैं। लीडर वो उसके अंदर ये खासियत होती है कि वो लीड करता है। इसके अलावा उसकी खासियत होती है कि वो नीचे जहाँ पे जो मसला होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, उसको रिपोर्ट ऊपर करना और कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा होता है। इसके बाद उसने कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी भी होती है, रिसीव भी करनी होती है, मैनेज भी करनी होती है कि हर बात कहने वाली नहीं होती, हर बात समझाने वाली नहीं होती, हर बात ऊपर पहुंचाने वाली नहीं होती, हर बात ऊपर की नीचे तक हर वक्त सारी की सारी बातें कम्युनिकेट नहीं करनी होती, बल्कि इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है लेकिन उसको प्रॉपरली हैंडल करता है। डीलिंग विद दी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि उसको मॉनिटर भी करता है, डिसमिनेट भी करता है और एज अ स्पोक पर्सन भी काम करता है। अच्छा, इसके बाद उसके कुछ फैसले उसने करने होते हैं, डिसीजन मेकिंग उसके पास होनी चाहिए कि अगर फर्ज के 5 टास्क दे दिए गए हैं, उसको खुद डिसीजन करना है कि प्रायोरिटी किसकी है और उसको वो कंप्लीट कब तक करवा सकता है। इन्वॉल्विंग डिसीजन मेकिंग एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और एज ए निगोशिएटर काम करता है। इनकी तफसील हम बाद में डिटेल में जाएंगे।
अच्छा, इसके बाद आ जाती है जो मैनेजमेंट की स्किल्स जो है वो या सॉरी मैनेजर की स्किल्स क्या होनी चाहिए। एक तो टेक्निकल उसके पास स्किल होनी चाहिए, द एबिलिटी टू यूज़ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, जो टेक्निकली चीज़ों को हैंडल करने की भी उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन स्किल भी होनी चाहिए, द एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स, और उनको मोटिवेट कर सकता हो, उनके साथ मिल के काम कर सकता हो, उनको समझा सकता हो जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो। इसके अलावा उसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जिस जगह पे वो वर्किंग कर रहा है उसका क्या रोल है, और नीचे से काम के साथ तक कितना उनको प्रेशराइज करके कितना उसने परफॉर्मेंस उनसे लेनी है। इसके अलावा टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उनको कैसे उसने मुतमिन करना है और उनको कम्युनिकेट करना है कि नीचे क्या इश्यूज़ हैं। सो ये उसके कॉन्सेप्ट की बेसिस पे होता है। जब डिस्कशन चल रही होती है तो वो सारी चीज़ें इन पे गौर करता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कम्प्लेक्स सिचुएशन। इसके अलावा मैनेजेरियल चैलेंजेस उसके पास होते हैं, उनके साथ वो डील करता है, यानी कि एक ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज है, डीलिंग विद इंटरनेशनल मार्केट्स एंड कंपटीशन। इसके अलावा टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं जो कि टेक्निकल चैलेंजेस में ये आता है कि अडॉप्टिंग टू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, कि जो पहले आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं नहीं आती और डिजिटल होती है, उसमें कुछ और जो होती है वो खासियत होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी जो है चेंज उसके साथ अपने आप को अडॉप्ट करना होता है, उसके साथ लिंक करना होता है, उसकी आदत डालनी होती है। इसके अलावा डाइवर्सिटी मैनेजिंग डाइवर्स वर्कफोर्स, यानी कि कई सारे लोग हैं, कोई सिंध से, कोई बलूचिस्तान से हो सकता है, जो फॉरेन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से। तो बहुत वर्कफोर्स डाइवर्स होती है, उसको मैनेज करने की भी सलाहियत मैनेजर के पास होनी चाहिए। इसके अलावा एथिकल डायलिमा है, मेकिंग डिसीजंस इन लाइन विद द एथिकल प्रिंसिपल्स। वो खुद भी सच्चा हो, ईमानदार हो, टाइम पे आने वाला हो, अपने वर्क के साथ वो लगन हो, डेडिकेटेड हो, तभी वो जो है एथिकल डायलेमा के साथ डील कर सकता है। तो ये वो हैं मैनेजरियल चैलेंजेस एक मैनेजर को जो रहते हैं। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थाट, जो मैनेजमेंट के मुतालिक जो थाट है वो क्या है कि पहले क्लासिकल अप्रोच थी जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करती थी कि हर बंदा जो है वो एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होना चाहिए। बाद में जब मैनेजमेंट की जो थ्योरीज़ हैं उनमें चेंज आई, उसमें रेवोल्यूशन आया, तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आ गई कि जो ह्यूमन रेलेवेंट फैक्टर्स हैं, यानी कि एम्फिसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इन वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो बड़ी अहमियत रखता है, उनके आपस में रिलेशंस और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे जो है वो एक काम होता है वो पायदार होता है, ज़्यादा उसके अंदर जो है वो एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है और एरर फ्री होता है। मॉडर्न अप्रोचेज जो आती हैं वो इंक्लूड सिस्टम थ्योरी, के सिस्टम आपका बेहतर होना चाहिए, कॉन्टीजेंसी थ्योरी है, और इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि क्वालिटी को ओवरऑल आप फोकस करके अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर लेके चलते हैं, जिसमें कम से कम आपकी मिस्टेक। ये मॉडर्न अप्रोचेज हैं। तो जो मैनेजमेंट के थाट्स हैं, यानी कि क्लासिकल अप्रोच आई, फिर उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस की अप्रोच को फोकस किया गया। अब जो है मॉडर्न अप्रोच है, उसमें फर्दर सिस्टम थ्योरी है, कॉन्टीजेंसी थ्योरी और क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरी है। इन थ्योरीज़ को भी हम डिटेल से आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग किया तक। सो आज के टॉपिक के हवाले से या आज की जो हमारा लेक्चर है इसके हवाले से अब हम एक क्विज़ की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑप्शन बी coordinating resources to achieve goals, option C marketing strategy, option D employee training. Right option is B coordinating resources to achieve goals. Question number 2 है, which function of management involves setting goals and determining the best course of action? Option A controlling, option B leading, option C planning, option D organizing. Right option is planning. Question number 3, what principle suggests that each employee should have one direct supervision? अगर डायरेक्ट सुपरविजन उसकी 1 हो तो उसको क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Right option is unity of command. Question number 4, which managerial role involves guiding and motivating employees to achieve organization objectives? मॉनिटर के तौर पे, डिसमिनेटर के तौर पे, लीडर के तौर पे, या फिर स्पोक पर्सन के तौर पे उसका रोल होता है? राइट ऑप्शन इज सी लीडर. क्वेश्चन नंबर 5, what level of management is responsible for overall strategic decisions? ऑप्शन हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी फ्रंट लाइन मैनेजमेंट, डी ऑपरेशनल मैनेजमेंट.
Right option is A, top level management. Question number 6. Which managerial skill involves the ability to work effectively with others? Option A, technical skills. Option B, human skills. Option C, conceptual skills. Option D, analytical skills. Right option is human skills. Question number 7. What is one of the challenges that managers face in the modern business environment? Option A, industrial revolution. B, ethical dilemmas. C, agricultural practices. D, natural resources. Right option is B, ethical dilemmas. Question number 8. Which approach to management emphasizes the importance of human factors in the workforce? Option A, classical approach. Option B, human relations approach. Option C, modern approaches. D, system approaches. Right option is human relations approach. Question number 9. Which managerial role involves processing information and serving as spokesperson for the organization? Option A, entrepreneur. B, monitor. C, disseminator. D, negotiator. Right option is disseminator. Question number 10. What managerial skills involve the ability to understand and analyze the complex situations? Option A, technical skills. B, human skills. C, conceptual skills. D, time management skills. राइट ऑप्शन इज़ कंसेप्चुअल स्किल्स. सो आज की हमारी जो डिस्कशन थी उसमें कुछ आगे एडवांस लेवल पे क्वेश्चन 2-3 थे, जिनमें जैसे डिसेमिनेटर वगैरह उसका क्या फंक्शन है, मॉनिटर का क्या फंक्शन, ये हमने जब मैनेजर का इंडिविजुअल का रोल होगा उसकी डिटेल में हम जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग इनकी हो जाएगी. अभी तक अगर आप सही तरीके से उनका आंसर नहीं कर पाए तो आपने ये नहीं समझना कि टॉपिक में इन चीज़ों का जिक्र था, हम समझ ही नहीं पाए तो हमें बात नहीं की. हमने एक्चुअली उसकी डिटेल में बात की ही नहीं. क्वेश्चन उसके रेलेवेंट कुछ थे जिनको हम बाद में जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको सारी समझ उसकी भी आ जाएगी. अल्लाह हाफिज़.